नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर गहराई से चर्चा करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत उपयोगी हैं। जी, हमारे पास कुछ नोट्स हैं और हम एक-एक करके हर विषय को समझेंगे। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे एक शिक्षक क्लास में समझाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ओडिसी नृत्य की, जो एक शास्त्रीय नृत्य है। हाँ, और इसमें जो सबसे खास बात है, वो है पखावज के बोलों का इस्तेमाल, मतलब पखावज सिलेबल्स। और इसके प्रमुख कलाकार? केलुचरण महापात्र का नाम तो ओडिसी से जुड़ा ही है। जी बिल्कुल। उन्होंने ही 1993 में एसआर जैन स्कूल की स्थापना की थी। अच्छा, इसके बारे में कुछ और भी तथ्य हैं, जैसे ओडिसी का एक और नाम ओडिसी ही है। हाँ, और इसके जनक गुरु पंकज चरण दास माने जाते हैं। इसमें संचल मूर्ति का ज्यामितीय पैटर्न और त्रिभंग मुद्रा का उपयोग होता है। त्रिभंग मुद्रा, ये तो बहुत खास है। जी, और ये नृत्य उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं से भी जुड़ा है। इसकी शुरुआत मंगलाचरण से होती है और अंत मोक्ष से। और अंत को शारिखम नृत्य भी कहते हैं, है ना? बिल्कुल, इसमें मंजीरा, पखावज और ढोल जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि ओडिसी नृत्य की आत्मा पखावज के बोल हैं और इसके सबसे बड़े गुरु केलुचरण महापात्र हैं। बिल्कुल सही। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर आते हैं। सबसे पहले इंटरपोल, इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन शहर में है। जी, और फिर है यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। और इसे 2012 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। हाँ, और नाटो का मुख्यालय भी ब्रुसेल्स में ही है। इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसमें अब 32 सदस्य देश हैं। जी, और 32वां सदस्य स्वीडन बना है। अब बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई, मराकेश संधि के तहत। इसका पुराना नाम गैट था ना, जो 1948 में बना था। सही कहा, मतलब 1948 का गैट ही 1995 में WTO बना। और एक और है ITU यानी इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि कई महत्वपूर्ण यूरोपीय संगठनों जैसे EU और नेटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। बिल्कुल। अब आते हैं प्रतिष्ठित पुरस्कारों पर। हाँ, मैग्सेसे पुरस्कार। ये पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को मिला था? ये मिला था विनोबा भावे को 1958 में। और विनोबा भावे का नाम आते ही भूदान आंदोलन याद आता है। जी, इन्होंने 1951 में भूदान आंदोलन शुरू किया था। ये तेलंगाना के पोचमपल्ली से शुरू हुआ था, जहां उन्हें जमीन दान में मिली थी। और विनोबा भावे को 1983 में भारत रत्न भी मिला। हाँ। और ये जो पुरस्कार है, ये फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति की याद में दिया जाता है। हर साल 31 अगस्त को। इसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं। जी, ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता है और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। अन्य भारतीय विजेताओं में CD देशमुख, मदर टेरेसा और MS सुब्बुलक्ष्मी भी शामिल हैं। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि एशिया का नोबेल यानी मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे थे। बहुत अच्छे। अब भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय पर एक नजर डालते हैं। हाँ, ये वडोदरा गुजरात में स्थित है। इसका नाम है NRTI, मतलब नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। और इसकी स्थापना 2018 में हुई। जी, और रेलवे से जुड़े कुछ और तथ्य भी हैं, जैसे राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में है। और रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 में आया था। हाँ, भारत में कुल 18 रेलवे जोन हैं और 19वां जोन प्रस्तावित है, जो कोलकाता का मेट्रो जोन होगा। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी गुजरात के वडोदरा में है और अब देश में कुल 18 रेलवे जोन है। बिल्कुल। अगला टॉपिक है भारत में जनगणना। हाँ, तो भारत में जनगणना अधिनियम यानी सेंसस एक्ट के तहत होती है। और ये एक्ट बना था 1948 में। संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। जी, और इसका उल्लेख 7वीं अनुसूची की संघ सूची में है। इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, धारा 246 के तहत। भारत में जनगणना का इतिहास भी है। पहली अनियमित जनगणना 1872 में मेयो के समय हुई। और पहली नियमित जनगणना 1881 में रिपन के समय हुई। पहले जनगणना आयुक्त WC प्लॉडेन थे। जी, और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई,
उसके आयुक्त थे W.M. येट्स और R.A. गोपाल स्वामी। एक और मजेदार तथ्य ये है कि किसी भारतीय शहर की सबसे पहली जनगणना 1830 में ढाका में हेनरी वॉल्टर द्वारा की गई थी। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में रिपन के समय हुई थी। अब खेल और पुस्तकों से जुड़े कुछ तथ्य देखते हैं। हाँ, जैसे स्ट्रेट ड्राइव शब्द ये क्रिकेट के खेल से संबंधित है। और ये शब्द सुनील गावस्कर और कपिल देव दोनों से जुड़ा है। जी, और एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि स्ट्रेट ड्राइव क्रिकेट का शॉट है और इसी से मिलती जुलती किताब स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट है। बिल्कुल। अब कुछ और महत्वपूर्ण किताबों और उनके लेखकों के नाम जानते हैं। पुस्तक अनब्रेकेबल, इसकी लेखिका मैरी कॉम है। हाँ, मैरी कॉम, जो 2012 के ओलंपिक से जुड़ी हैं। और भी कुछ किताबें हैं, जैसे पीवी सिंधु की किताब है शटलिंग टू द टॉप, इंदिरा नुई की माई लाइफ इन फुल, सानिया मिर्जा की एस अगेंस्ट ऑड्स, साइना नेहवाल की प्लेइंग टू विन और पीटी उषा की गोल्डन गर्ल। अरुणिमा सिन्हा की बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन भी बहुत प्रेरणादायक है। हाँ, और दीपा कर्माकर की द स्मॉल वंडर, मिताली राज की अनगार्डेड, मारिया शारापोवा की अनस्टॉपेबल और नाओमी ओसाका की हर जर्नी टू फाइंडिंग हर पावर एंड हर वॉइस। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि खिलाड़ियों की आत्मकथाओं के नाम अक्सर उनके खेल या व्यक्तित्व से जुड़े होते हैं, जैसे पीटी उषा की गोल्डन गर्ल। बहुत अच्छे। चलिए अब संविधान के मूल अधिकारों पर आते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका मुख्य विषय है मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाना। जी, ये अधिकार अनुच्छेद 23 में दिया गया है और इससे जुड़े कानून हैं बंधुआ मजदूरी उन्मूलन एक्ट 1976 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। और अनुच्छेद 24? हाँ, अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार 14 वर्ष तक के बच्चों से काम कराना प्रतिबंधित है। इससे जुड़ा कानून है बाल एवं किशोर श्रम निषेध एक्ट 1986। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि अनुच्छेद 23 बड़ों के शोषण से और अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से बचाता है। अब ये देखते हैं कि कौन से अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए हैं और कौन से विदेशियों को भी मिलते हैं। तो सवाल है कि कौन सा मूल अधिकार भारतीयों और विदेशियों दोनों को उपलब्ध है? उत्तर है अनुच्छेद 26, जो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। ये दोनों को मिलता है। और जो अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, वो हैं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 अधिकार केवल भारतीयों के लिए हैं। बिल्कुल। अगला विषय है न्यायिक रिट। हाँ, हेबियस कॉर्पस रिट एक बहुत महत्वपूर्ण रिट है। इसका शाब्दिक अर्थ है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। मतलब किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 आवर्स के भीतर सशरीर अदालत में पेश करना होता है। जी, और रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत है। वो 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। बिल्कुल। बाकी रिट्स के अर्थ भी समझ लेते हैं। परमादेश यानी हम आदेश देते हैं। अधिकार पृच्छा मतलब आपका अधिकार क्या है। उत्प्रेषण यानी मंगा लेना और प्रतिषेध मतलब मना करना। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट को रिट्स जारी करने की शक्ति देता है। अब आते हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी DPSP पर। इनकी प्रकृति की बात करें तो इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। यह वाद योग्य नहीं है। जी, ये संविधान के भाग 4 में है और इनका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। DPSP पर कुछ महत्वपूर्ण कथन भी हैं, जैसे इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हाँ, और B.R. अम्बेडकर ने इसे DPSP की अनूठी विशेषता कहा। KC वियर ने इसे लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा। और KT शाह ने इसे बैंक सुविधानुसार देय चेक कहा। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि DPSP आयरलैंड से लिए गए हैं, भाग 4 में है और ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। बिल्कुल। इतिहास में अब हम ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुए विद्रोहों को देखेंगे। जनजातीय विद्रोहों में विद्रोह करने वाला पहला जनजातीय समूह खासी था। जी,
और कुछ प्रमुख विद्रोह हैं जैसे कोल विद्रोह 1831-32 में झारखंड में हुआ। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 तक चला। इसके नेता बिरसा मुंडा थे और ये भी झारखंड में हुआ। इसे उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। हाँ, खासी विद्रोह 1829-33 में और संथाल विद्रोह 1855-56 में राजमहल पहाड़ी झारखंड में हुआ। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू, भैरव, चांद और कान्हू थे। बिल्कुल। फिर भील विद्रोह 1812-19 में महाराष्ट्र में हुआ और वेलुथम्पी विद्रोह 1808-9 में केरल में हुआ। और कोका आंदोलन 1840 में पंजाब में। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि मुंडा विद्रोह के नायक बिरसा मुंडा थे और संथाल विद्रोह के नायक सिद्धू कान्हू थे। अब कुछ अन्य प्रमुख आंदोलनों पर नजर डालते हैं, जैसे जियात्रंग आंदोलन। ये मणिपुर में हुआ और इसकी नेता थी रानी गैडिल्यू, जिन्हें पंडित नेहरू ने क्वीन ऑफ नागाज की उपाधि दी थी। जी। और भी विद्रोह हैं। गडकरी विद्रोह 1844 महाराष्ट्र में, रंपा विद्रोह 1879 में, फकीर विद्रोह 1776-77 बंगाल में हुआ। इसके नेता मजनून शाह और चिराग अली थे। और सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 तक चला। इसकी पृष्ठभूमि 1770 का बंगाल अकाल था। इसका स्रोत बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ है ना? बिल्कुल। फिर अहोम विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह और पाइका विद्रोह भी महत्वपूर्ण है। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि सन्यासी विद्रोह का वर्णन आनंद मठ में मिलता है। अब हम समाज सुधारकों और उनके कार्यों को समझेंगे। हाँ, सही मिलान वाले प्रश्न बहुत आते हैं, जैसे बहराम जी मालाबारी ने बाल विवाह के विरुद्ध काम किया, कर्नल स्लीमैन ने ठगी प्रथा का अंत किया और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। इससे जुड़ा कानून 1956 में लागू हुआ। इसका ड्राफ्ट डलहौजी ने बनाया और कैनिंग ने इसे लागू किया था। जी। और राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया। ये 1829 में बेंटिंक द्वारा समाप्त की गई। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि सती प्रथा का अंत राजा राममोहन राय और बेंटिक ने किया, जबकि विधवा पुनर्विवाह का श्रेय ईश्वर चंद्र विद्यासागर और कैनिंग को जाता है। अब कुछ प्रमुख समाज और सभाओं को देखते हैं। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे और तत्वबोधिनी सभा के देवेंद्रनाथ टैगोर। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले ने स्थापित किया। जी। कुछ और भी हैं। आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय ने, प्रार्थना सभा 1867 में आत्माराम पांडुरंग और अन्य लोगों ने, आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती और लाला हंसराज ने, और पूना सार्वजनिक सभा 1870 में एमजी रानाडे ने। को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि आत्मीय सभा राजा राममोहन रॉय ने, आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने और सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले ने स्थापित किया। भूगोल में अब हम नदियों की बात करेंगे। शुरुआत महानदी बेसिन से। हाँ, दिए गए विकल्पों में महानदी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से होता है। इसका प्राचीन नाम चित्रोत्पला है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। शिवनाथ, अरपा और जोंक इसकी सहायक नदियां हैं और प्रसिद्ध हीराकुंड बांध परियोजना इसी नदी पर ओडिशा में है। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। इसका पुराना नाम चित्रोत्पला है और इस पर हीराकुंड बांध बना है। अब भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में बहने वाली नदियों को देखते हैं। नर्मदा और तापी, ये दो नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। जी। पहले तापी नदी की बात करते हैं। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई पठार से होता है। यह अरब सागर में गिरती है और इस पर गुजरात में उकाई बांध बना है। हाँ। अब नर्मदा नदी, इसका उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक से होता है। ये भी अरब सागर में गिरती है। यह मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। बिल्कुल। और यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इस पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध बना है। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि नर्मदा और तापी दो प्रमुख नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। अब दक्षिण भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों को समझते हैं, गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी नदी, दिए गए विकल्पों में इसका जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। जी। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और यह देश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के पास
त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। इसे बृहद गंगा और दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। हाँ, लेकिन ध्यान दें कि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसे दक्षिण गंगा कहते हैं। बिल्कुल। अब कृष्णा नदी के बारे में जानते हैं। इसकी सहायक नदियां हैं पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा और मूसी। हाँ, इसमें यह ध्यान रखना है कि तेल नदी महानदी की सहायक है, कृष्णा की नहीं। और कृष्णा नदी जल विवाद में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। जी, और इस पर प्रमुख बांध हैं नागार्जुन सागर और श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में और अलमाटी कर्नाटक में। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि नागार्जुन सागर और श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। अब अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर बात करते हैं। पहला है भारतीय रुपए का अवमूल्यन। हाँ, 1991 में भारत के आर्थिक सुधार वर्ष में भारतीय रुपए का एक ही महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया। जी, 1 जुलाई और 3 जुलाई 1991 को। अवमूल्यन का अर्थ होता है निवेश को बढ़ाना। इससे पहले भी अवमूल्यन हुआ था, पहली बार 19 सितंबर 1949 को और दूसरी बार 6 जून 1966 को। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान रुपए का 2 बार अवमूल्यन किया गया। अब बात करते हैं 2016 के विमुद्रीकरण यानी डिमोनेटाइजेशन की। इसकी घोषणा 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे हुई थी। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हुए। इसका उद्देश्य काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक करना था। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री अरुण जेटली और आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल थे। आंकड़े बताते हैं कि कुल 15.41 लाख करोड़ की मुद्रा बंद हुई, जिसमें से 15.3 लाख करोड़ की रिकवरी हुई। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि 8 नवंबर 2016 को 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बंद किए गए थे। अब कुछ आर्थिक अधिनियमों और योजनाओं को समझते हैं। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम यानी फेरा। यह एक्ट 1973 में आया और इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करना था। जी, और फेरा की जगह 1999 में फीमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि 1973 के फेरा एक्ट को 1999 के फीमा एक्ट ने बदल दिया। अब कुछ प्रधानमंत्री सुरक्षा एवं पेंशन योजनाओं को देखते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY ये 2015 में शुरू हुई। इसमें मृत्यु पर 2 लाख और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख का जोखिम कवरेज है और सालाना प्रीमियम मात्र 12 रुपए है। वाह। और PM वय वंदन योजना 2017 में शुरू हुई, जो 60 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए है। जी, और PM श्रम योगी मानधन योजना 2019 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू हुई। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि PMSBY एक दुर्घटना बीमा योजना है, जिसका प्रीमियम 12 रुपए प्रति वर्ष है। बिल्कुल। अब विज्ञान के कुछ मूल सिद्धांतों की बात करते हैं। गतिज ऊर्जा। हाँ, एक सवाल है, 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 2 किलो द्रव्यमान के बॉल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका सूत्र है ½ mv²। तो ये होगा ½ गुणा 2 गुणा 30 गुणा 30, जो कि 900 जूल होता है। और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र ½ mv² है और ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। अब रसायन विज्ञान की मोल अवधारणा को समझते हैं। प्रश्न है, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है? 6.022 गुणा 1023। जी, और इसी संख्या को 1 मोल या एवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि 1 मोल में कणों की संख्या एवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। अब बायोलॉजी के 2 टॉपिक देखते हैं। पहला, पादप संरचना। एक पेड़ की बाहरी सुरक्षा परत को वल्कल या बार्क कहते हैं। जी, और पादप भ्रूण में प्रांकुर से तना विकसित होता है और मूलांकुर से जड़। भूमिगत तने के उदाहरण हैं कंद जैसे आलू। हाँ, और प्रकंद जैसे हल्दी, अदरक, शल्ककंद जैसे प्याज, लहसुन और घनकंद जैसे जिमीकंद, अरबी। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि आलू एक कंद है, जो कि एक भूमिगत तना है, जड़ नहीं। बिल्कुल। आप समझते हैं प्रोटीन के पाचन को।
प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम पेप्सिन है। हाँ, और ये आमाशय से निकलने वाले जठर रस में पाया जाता है। अन्य एंजाइम में लाइपेज वसा का पाचन करता है और एमाइलेज स्टार्च का। जी, और टाइलिन जो लार में पाया जाता है वो भी स्टार्च का पाचन करता है। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है और ये पेट में पाया जाता है। अंत में कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स। भारत के प्रमुख संग्रहालय। भारत का पहला संविधान संग्रहालय 2024 में हरियाणा में बना। और पहला हड़प्पा संग्रहालय राखीगढ़ी में है। पहला खुला संग्रहालय नई दिल्ली के शहीदी पार्क में है। और देश का पहला पांडुलिपि संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल में है। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा में और पहला हड़प्पा संग्रहालय राखीगढ़ी में है। अब कुछ ब्रांड एम्बेसडर और आगामी शिखर सम्मेलनों पर एक नजर डालते हैं। नियुक्तियों में टाटा मोटर्स के विकी कौशल, एसबीआई के एमएस धोनी और बीपीसीएल के नीरज चोपड़ा हैं। और आगामी सम्मेलनों में 28वां राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 भारत में होगा। जी, और वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में होगा। बिम्स्टिक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक में होगा। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि 2026 का राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन भारत में आयोजित होगा। बिल्कुल। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षाओं की तैयारी में मदद कर सकते हैं। हमने इतिहास, भूगोल, संविधान से लेकर विज्ञान और करंट अफेयर्स तक कई विषयों को कवर किया। आज हमने देखा कि कैसे अलग-अलग विषयों की जानकारी एक दूसरे से जुड़ी होती है। जैसे इतिहास के विद्रोह भूगोल से जुड़े हैं और संविधान के अधिकार समाज सुधारों से। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि आज के दौर में जब जानकारी इतनी आसानी से उपलब्ध है, तब तथ्यों को याद रखने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, उन्हें समझना या उनके बीच के कनेक्शन को पहचानना? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।